हेलो क्लास 10th, वेलकम टू एनलाइटन एकेडमी। क्लास 10th इको की जो पूरी बुक थी, 5 चैप्टर थे उसमें, उसके हमने पीवाईक्यूज ऑलरेडी खत्म कर दिए हैं। अब आपकी जो जियो है, जियोग्राफी का आपका जो पहला चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, वो हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसके पीवाईक्यूज भी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं अपने पीवाईक्यूज जो है। आपका इसमें पहला क्वेश्चन आता है, What do you mean understand by a resources? बेसिकली resources होते क्या हैं? तो आपको बताता हूं कि resources मतलब हमारे आसपास की वो सारी चीजें जो हमारे नीड को सेटिस्फाई करती है, वो हमारे लिए रिसोर्सेज है। बट यहाँ पे 3 कंडीशन आती है कि वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए, यानी हमारी टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम उसे एक्सेस कर पाए। दूसरा, वो इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए। इकोनॉमिकली फिजिबल का मतलब मान के चलो कि अगर हमें कहीं पर कोई डिपॉजिट मिला गोल्ड का, तो हम अगर वो एक्सट्रैक्ट करने जा रहे हैं तो एक्सट्रैक्ट करने में भी हमें पैसों की नीड होगी, ठीक है। वेल्थ जो होगा वो खर्च होगा। तो अगर हम वेल्थ मान के चलो कि 1 लाख लगाकर और हम उस जो मिनरल से या जो कुछ भी है उसको हम निकालने जा रहे हैं और उसकी वैल्यू ही टोटल 50,000 है, तो हम निकालने तो जा रहे हैं 1 लाख लगाकर, बट वो टोटल जो हम निकाले हैं, जो भी मिनरल्स निकाला है, उसकी वैल्यू टोटल कितनी है? 50,000 है। तो इसका कोई फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, अब पैसा जो है खुद में एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, ठीक है। तो अब समझ आ गया होगा आपको कि इकोनॉमिकली फिजिबल का मतलब क्या है। अगला आपका कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए, मतलब उसकी मार्केट में डिमांड भी होनी चाहिए और यूजेस भी होने चाहिए। ऐसे नहीं हम कुछ भी निकाल के ले आएंगे, ठीक है। जैसे आपके मिनरल्स होते हैं, फॉरेस्ट हो गया, फॉसिल फ्यूल, ठीक है, ये सारी चीजें किस में काउंट होती है? आपकी रिसोर्सेज में। अगला है आपका कि क्लासिफिकेशन, एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड उसके एग्जाम्पल। तो ओरिजिन के बेसिस पे आपका क्या होता है? एक बायोटिक होता है, दूसरा होता है अबायोटिक। बायोटिक में वो सारी लिविंग थिंग्स हो जाएगी जो हमारे बायोस्फीयर में पाई जाती है, ठीक है। जैसे आपके ह्यूमन बींग्स हो गए, आपके बहुत सारे फिशरीज हो गए, फॉरेस्ट हो गए, बहुत सारे एनिमल हो गए, वो आपके क्या हो जाएंगे? बायोटिक रिसोर्सेज। अगला है आपका अबायोटिक रिसोर्सेज, जो आपके नॉन लिविंग थिंग्स होंगे, जैसे रॉक हो गया, आपका वाटर हो गया, माउंटेन हो गया, ये सारी चीजें क्या हो गया हमारे लिए? रॉक हो गया, मिनरल्स हो गया, ये अबायोटिक, ठीक है। क्लियर? अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्लासिफाई द रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, ठीक है। इसमें 2 होते हैं आपके, एक तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं, दूसरे आपके नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं उसको अगर हम यूज करते हैं तो वो अपने आप को लगातार बनाते रहते हैं। जैसे हम सन की एनर्जी को कितना भी यूज कर ले, क्या कभी खत्म होने वाला है? नहीं, कभी खत्म नहीं होने वाला। तो हमारे किस में काउंट हो जाएगा? आपका रिन्यूएबल में। अगर हम वाटर जो है उसको कितना भी यूज कर ले, जैसे आपका हाइड्रो पावर प्लांट होता है, तो हाइड्रो पावर प्लांट में हम जब वाटर यूज कर रहे हैं, क्या उस वाटर को यूज करने से वाटर खत्म हो जाएगा? नहीं, वो दोबारा आपका प्रोसेस में आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें वाटर होता है, आपका वाइल्ड लाइफ होता है, फॉरेस्ट होता है, सोलर एनर्जी होती है, विंड एनर्जी होती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें किसमें आ जाएगी? रिन्यूएबल में। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आपके क्या होते हैं? जैसे आपका ये होता है फॉसिल फ्यूल होते हैं, मिनरल्स होते हैं, बेसिकली इनको बनने में हजारों साल लग जाते हैं, लेकिन हम जिस रेट से वो बनते हैं, क्या हम जो है यूज जो है उससे कई गुना ज्यादा रेट में यूज करते हैं। मतलब बनते वो काफी टाइम में है, लेकिन हम लगातार उसका यूज करते, तो ऑब्वियस सी बात है वो एग्जॉस्ट हो जाएगा एक टाइम के बाद। तो वो सारी रिसोर्सेज किसमें काउंट होते हैं? आपके नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में। नेक्स्ट जो है आपका, एक्सप्लेन टाइप ऑफ रिसोर्सेज बेस्ड ऑन द ओनरशिप एंड गिव वन एग्जांपल। इसमें हम देखते हैं आपका पहला होता है इंडिविजुअल रिसोर्सेज। जैसे मान के चलो कोई मेरा घर है, तो उसका मालिक कौन हुआ? मैं। उसका ओनर कौन हुआ? मैं। तो वो मेरा क्या हो जाएगा? इंडिविजुअल रिसोर्स हो गया, ठीक है। कोई मेरा जैसे कि कोई मेरा खेत हो गया, मतलब एग्रीकल्चर लैंड हो गई, घर हो गया, मेरी गाड़ी हो गई, वो सारी किस में आ जाएगी? मेरे इंडिविजुअल रिसोर्सेज में। कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेज में आपका क्या हो जाएगा? जैसे गांव साइड में आपने देखा होगा कुएं होते हैं, तालाब होते हैं, ठीक है। ये सारे क्या चीजें होंगी? आपकी
कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेज हो गया। आप शहरों में देखोगे पार्क वगैरह होते हैं, तो किसी पर्सनल का होता है नहीं, वो क्या जो पार्क होता है वो पूरी सोसाइटी का होता है, वो पूरी कम्युनिटी का होता है, तो वो कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेज में हो जाएगा। अगला आपका नेशनल रिसोर्सेज की ऑल द रिसोर्सेज विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्री, हमारी कंट्री की पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर में जितनी भी चीजें हो गई वो आपके किस में काउंट होगी, आपकी नेशनल रिसोर्सेज में। ठीक है, तो हमारे कंट्री के अंदर जो भी चीजें, हमारे वाटर, हमारे मिनरल्स, वो सारे किसके हो जाएंगे, मतलब नेशनल रिसोर्सेज में काउंट हो जाएंगे। या फिर अगर आप जैसे इंडियन ओशन में देखो तो ये आपका हमारा पेनिनसुलर रीजन हो गया इंडिया का। अब तीन तरफ से तो ये पानी से घिरा हुआ है, यहाँ पे आपका अरेबियन सी हो गया, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल हो गया, यहाँ पे आपका इंडियन ओशियन हो गया। ठीक है, तो इस बाउंड्री से, लैंड की बाउंड्री से 12 नॉटिकल माइल, कितना, 12 नॉटिकल माइल, एक नॉटिकल माइल में जो होता है 1.852 किलोमीटर होता है, 852 किलोमीटर। तो अगर 12 नॉटिकल का माइल आपका लगभग 22.2 के आसपास आएगा, 22.2 किलोमीटर के आसपास। तो लैंड बाउंड्री से 12 नॉटिकल माइल या फिर 22.2 किलोमीटर तक का रीजन जो है यहां पर, यह हमारी पूरी पॉलिटिकल बाउंड्री में आएगी। यहां तक की टेरिटरी में कोई भी बिना परमिशन के एंट्री नहीं कर सकता, और हम यहां चाहे तो कोई भी आपकी माइनिंग वगैरह करनी है तो हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंडर में जो पूरा का पूरा आएगा वो किस में आएगा, नेशनल रिसोर्सेज में। अगला आता है इंटरनेशनल रिसोर्सेज में। देखो, लैंड बॉर्डर के बाहर 200 नॉटिकल माइल तक, इसके बाद का जो पूरा रीजन होता है वो किसी कंट्री में काउंट नहीं होता है, वो हमारी कंट्री का हिस्सा है ही नहीं। तो मान के चलो ऐसा रीजन है जो किसी भी कंट्री के पॉलिटिकल बाउंड्री में नहीं आ रहा है, तो वो किस में काउंट हो जाएगा, आपका इंटरनेशनल रिसोर्सेज में। क्लियर? जैसे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो होता है, उसके बाद का जो पूरा एरिया होता है किसमें काउंट होता है, आपका इंटरनेशनल रिसोर्सेज में। आगे चलते हैं। एक्सप्लेन द 3 स्टेजेस ऑफ रिसोर्स प्लानिंग। अगर हम किसी रिसोर्स को यूज करने का प्लान कर रहे हैं तो उसके लिए क्या क्या प्रोसेस होता है। सबसे पहले तो हम आइडेंटिफाई करेंगे, इन्वेंट करेंगे कौन सा रिसोर्स है, उसके लिए हम क्या करेंगे, सर्वेइंग करेंगे, मैपिंग करेंगे। ठीक है, और उसके बाद देंगे कितनी क्वालिटी में है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, वो सारी चीजें हम चेक करेंगे। अगला प्रोसेस क्या है, इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर। उसके लिए हम फिर पूरा प्लानिंग फ्रेम करेंगे, मतलब पूरा प्लान करेंगे कि उसमें क्या टेक्नोलॉजी लगेंगे, कितने स्किल्ड लेबर लगेंगे, वो पूरी की पूरी हम प्लानिंग करेंगे। दूसरा ये हो गया। तीसरा, फिर वो जो हम मटेरियल निकाल रहे हैं, वो जो मिनरल या कुछ भी है वो हम निकाल रहे हैं, तो वो कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, उसकी जरूरत है या नहीं है। तो ठीक है, तो ऐसा नहीं कि हम कुछ भी जो है वो एक्सट्रैक्ट करके ले आएंगे और हमारे नेशनल डेवलपमेंट में वो यूज ही नहीं हो रहा। क्लियर? तो ये 3 आपके स्टेजेस होते हैं। अगला आपका राइट द मेजर फीचर ऑफ द रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट, जो कि 1992 में हुआ था। कहां हुआ था? ब्राजील में हुआ था। ठीक है, तो इन 1992 लगभग 100 कंट्री के जो हेड आए थे, मतलब प्रेसिडेंट या पीएम जो भी थे, वो आपके रियो डी जेनेरियो जो कि ब्राजील में है, वहां की मीटिंग में आए थे। ये वर्ल्ड का पहला इंटरनेशनल अर्थ समिट था। ठीक है, क्योंकि हुआ क्या था कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो कंट्री थी, ऑलमोस्ट सारी की सारी कंट्रियां जो थी वो आपकी इंडिपेंडेंट हो गई थी। उन्होंने अपनी फिर ग्रोथ पे और डेवलपमेंट में काम करने स्टार्ट किया। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए? रिसोर्सेज चाहिए। तो उन्होंने जो रिसोर्सेज यूज करने स्टार्ट कर दिया, वो बिल्कुल धड़ल्ले से यूज करने स्टार्ट कर दिया। उन्हें परवाह नहीं थी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तरीके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, या फिर फ्यूचर का हमें ध्यान रखना नहीं चाहिए, इन्वायरमेंट का ध्यान रखना चाहिए या नहीं चाहिए, वो सारी चीजें, मतलब बिना किसी प्लानिंग के, बिना किसी फिक्र के उन्होंने रिसोर्सेज का यूज करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, तो उसके बाद हमें नीड पड़ी, जब लगा कि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ज्यादा इंपैक्ट हो रहा है हमारी एक्टिविटीज की वजह से, तो फाइनली 1992 में इंटरनेशनल अर्थ समिट रखी गई थी। इसके 2 पर्पस थे। पहला था आपका इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन और दूसरा सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिसमें आपकी पॉवर्टी वगैरह आ जाती है। ठीक है, द रिसेंबल्ड लीडर्स साइन
द डिक्लेरेशन ऑन ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, जो उस टाइम हो रहा था, ओजोन लेयर जो थी उसमें भी आपका बहुत बड़ा छेद हो रखा था, तो उसको भी कवर करना था। ठीक है, और हमारी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को भी बचाना था, तो वो सारी चीजें होगी आपकी। अगला कहते हैं रियो कन्वेंशन एंडोर्स द ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स एंड एडॉप्ट एजेंडा 21। एजेंडा 21 जो था वो इसी अर्थ समिट में एडॉप्ट किया था। इसमें ये था कि अब जो है अगली जो 21st सेंचुरी आने वाली है उसमें अगर हम रिसोर्स की कोई भी प्लानिंग करते हैं तो प्रॉपर प्लान तरीके से करेंगे, उसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेंगे और अपने एनवायरनमेंट का, अपनी फ्यूचर जनरेशन का हम प्रॉपर ध्यान रखेंगे सारी चीजें। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं। Which factor is mainly responsible for maximum land degradation in India? तो इसमें आपका क्या आता है, ओवरग्रेजिंग। क्या, ओवरग्रेजिंग इज वन ऑफ द मेन रीजन फॉर लैंड डिग्रेडेशन। स्टेट्स वेयर ओवर ग्रेजिंग हैज रिजल्ट इन लैंड डिग्रेडेशन आर गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। ओवरग्रेजिंग का मतलब क्या हो जाता है कि जैसे आपके अब होता है क्या है कि अगर कहीं पे आपको बोला जाता है कि पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, पेड़ लगाने का पर्पस क्या होता है, अगर वो पेड़ लगाते हैं तो जो पेड़ की जड़ें होती हैं वो पूरे आसपास की मिट्टी को जकड़ के रखती है। तो अगर तूफान आता है, वहां से कोई पानी फ्लो होता है, नदी फ्लो होती है, तो वो मिट्टी को डिग्रेड नहीं कर पाता, वो मिट्टी को बहा के अपने साथ नहीं ले जा पाता। तो ओवर ग्रेजिंग जो है, जहां पे ओवर ग्रेजिंग होती है, बहुत ज्यादा चारागाह होता है, आके जानवर जो चरते हैं वो बहुत ज्यादा होता है, उसकी वजह से लैंड डिग्रेडेशन बहुत ज्यादा होता है। क्लियर ये चीज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राइट सम मेजर वेज टू सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। इसमें आपका सबसे पहले क्या आएगा, अफॉरेस्टेशन। अफॉरेस्टेशन का मतलब ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाना। फिर प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग टू कंट्रोल ओवर ग्रेजिंग, ये मैंने बता ही दिया था आपको। आगे क्या है, प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स ऑफ प्लांट। शेल्टर बेल्ट्स ऑफ प्लांट मतलब अगर जैसे कोई इंडस्ट्रियल एरिया है तो उसके आसपास पूरा का पूरा ग्रीनरी बेल्ट लगाना होगा, मतलब पौधे या पेड़ आसपास उगाने होंगे। ठीक है, आगे क्या है, स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यूम्स बाय ग्रोइंग थ्रोनी बुशेस। तनु इसका आंसर मैं दोबारा बोल रहा हूं, वो स्टार्ट कर देना स्टार्टिंग से। ठीक है, क्वेश्चन वही रहेगा। ठीक है, लैंड डिग्रेडेशन को कम करने के लिए कुछ मेजर्स है, जैसे कि आपका पहला होता है अफॉरेस्टेशन। अफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाना। दूसरा क्या होता है, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग टू कंट्रोल ओवर ग्रेजिंग। ठीक है, ये तो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में ही बता दिया था। अगला क्या है, प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट ऑफ प्लांट। की कोई एरिया है जहां पे लैंड है तो उसके आसपास हम क्या लगा देंगे, पेड़ लगा देंगे, ताकि विंड वगैरह जो अगर वहां पे विंड ज्यादा फ्लो करती है तो वो पेड़ जो है उसको एब्जॉर्ब कर पाए, वो उसका इंपैक्ट मिट्टी पे ज्यादा ना पड़े। ठीक है, वो चीज हो गया आपकी। अगला क्या है, स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स बाय ग्रोइंग थॉर्नी बुशेस। सेम चीज की अगर कहीं पे बहुत ज्यादा मिट्टी है तो उसके आसपास हम क्या लगा देंगे, थॉर्नी बुशेस लगा देंगे, झाड़ियां लगा देंगे, जिससे कि जो मिट्टी है उड़ के ज्यादा इधर उधर ना जाए। उसके बाद कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटी। ठीक है, अगला क्या है, प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस एंड वेस्टेज आफ्टर ट्रीटमेंट। अगर जैसे इंडस्ट्रीज वगैरह में क्या होता है कि जो केमिकल वेस्ट वगैरह निकलते हैं वो आपके लैंड के लिए, सॉइल के लिए बहुत ज्यादा खराब होते हैं। ठीक है, तो हमको उसको प्रॉपर जो है ट्रीटमेंट करके, एसिडिक ना हो, ज्यादा बेसिक भी ना हो, तो उसको हम क्या करें, न्यूट्रलाइज करके बेसिकली ट्रीटमेंट करके और प्रॉपर फिर उसको रिलीज करें। ठीक है, तो वो होगा। आगे क्या है, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड्स। जितने भी वेस्ट लैंड्स होते हैं उनको प्रॉपर मैनेज करके, ओवर इरिगेशन ज्यादा नहीं हो, क्योंकि ओवर इरिगेशन से क्या होता है, पानी अपने साथ मिट्टी को बहा ले जाता है बेसिकली ड्राई एरिया में। आगे है अवॉइड ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स। जितना कम से कम हम फर्टिलाइजर और देखो फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स के शॉर्ट तो आपको प्रॉफिट में, शॉर्ट टाइम का आपको फायदा जो है वो तो दिखता है, लेकिन लॉन्ग टाइम का आपको नुकसान का पता नहीं चलता है। तो इसलिए हमें फर्टिलाइजर का कम से कम यूज करना चाहिए। ठीक है, आगे आपका क्वेश्चन क्या है कि व्हाई इज रिसोर्स प्लानिंग नेसेसरी।
वाई इज रिसोर्स प्लानिंग नेसेसरी, हमें क्यों रिसोर्सेज को प्लान तरीके से यूज करना चाहिए। देखते हैं इसके लिए पहला क्या है आपका, रिसोर्स अवेलेबिलिटी इज नॉट द सेम इन ऑल पार्ट ऑफ द कंट्री। देखिए मैं अब आपको बताता हूं कि रिसोर्स प्लानिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि रिसोर्सेज जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। जैसे कि अगर मैं आपको डेवलपमेंट की बात करूं तो डेवलपमेंट जो है आपका दिल्ली में, मुंबई में जो शहरी इलाके हैं वहां पे बहुत ज्यादा है, बट मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो वहां पे बहुत ज्यादा है। गुजरात का इलाका हो गया, राजस्थान का हो गया, ठीक है, यहां पर डेवलपमेंट ठीक ठाक है। अब आप नॉर्थ ईस्ट रीजन में जाएंगे जो बहुत ज्यादा हिली रीजन है, वहां पे डेवलपमेंट कम है। वहां पे क्या ज्यादा है, वहां पे आपका वाटर रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, और गुजरात और राजस्थान में वाटर की थोड़ी सी स्कार्सिटी है। मतलब यही है कि आपका जो झारखंड वाला रीजन है वहां पे मिनरल्स बहुत ज्यादा है, माइनिंग बहुत ज्यादा होती है, कोयला वगैरह बहुत ज्यादा है। राजस्थान में आपका जो है वो कॉपर वगैरह बहुत ज्यादा है। तो आपके जो रिसोर्सेज हैं वो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो क्या एक कंट्री के अंदर जो रिसोर्स, जैसे राजस्थान में आपका कॉपर निकलता है, तो क्या वो कॉपर जो है वो वहीं के लोग यूज करेंगे? नहीं। अगर पानी असम में बहुत ज्यादा है तो क्या पानी वो वही सारा यूज कर लेंगे? नहीं। तो हमें सारे रिसोर्सेज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, और इसके लिए हमें क्या चाहिए? प्रॉपर रिसोर्स प्लानिंग चाहिए। ठीक है, वही बताएगा कि रिसोर्सेज स्पेशली नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज नीडेड एक्स्ट्रा केयर एज दे कैन नॉट बी रिन्यूड। एक तो ये रीजन हो गया आपका कि हमें जो रिसोर्सेज है जैसे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, आपका फॉसिल फ्यूल टाइप का हो गया, जैसे कोयला, पेट्रोलियम वगैरह सारी चीजें, तो उसको हमें केयरफुली यूज करना चाहिए जिससे कि वो एग्जॉस्ट ना हो जाए जल्दी। ठीक है, आगे क्या है? देयर इज एक्यूट शॉर्टेज ऑफ डिफिशियंसी ऑफ सम रिसोर्सेज, मतलब बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज है बहुत कम क्वांटिटी में है, तो उसके लिए भी हमें प्रॉपर चाहिए। आगे क्या है? रिसोर्सेज प्लानिंग हेल्प इन प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज बाय द रिड्यूसिंग वेस्टेज, इट टेक केयर ऑफ फ्यूचर नीड्स फॉर एंड मे सस्टेन द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट को बचाता है क्या? कि अगर हम कोई रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं और प्रॉपर प्लान तरीके से कर रहे हैं तो क्या हम उससे ज्यादा से ज्यादा इफिशियंसी निकाल पाएंगे, मतलब वेस्टेज कम होगा, जिससे क्या होगा कि हम कम रिसोर्सेज में ही बहुत ज्यादा अपना काम कर सकते हैं, जिससे कि रिसोर्सेज बहुत ज्यादा यूज नहीं हो पाएगा, ओवर यूज नहीं हो पाएगा, तो बचा रहेगा। तो उसके लिए वो हमारी फ्यूचर के लिए भी आपका सेव हो पाएगा और हमारी जो है इन्वायरमेंट को भी मतलब नेगेटिवली इंपैक्ट नहीं करेगा। तो इसलिए भी हमारे रिसोर्सेज जो है वो उस रिसोर्सेज की प्लानिंग करनी जरूरत है। अगला क्वेश्चन है, प्लानिंग is the widely accepted strategy for judicious use of resources in a country। अब नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है? 9th क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि वाइज रिसोर्स प्लानिंग इज नेसेसरी। रिसोर्स की प्लानिंग करना क्यों हमारे लिए जरूरी है? तो आपका पहला पॉइंट क्या है कि रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी इज नॉट द सेम इन ऑल पार्ट ऑफ द कंट्री। जो रिसोर्सेज है वो कंट्री में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, और कहीं पे किसी रिसोर्स की शॉर्टेज है, कहीं पे बहुत ज्यादा एबंडेंट है, तो मतलब कहीं पे बहुत ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? व्हाई इज रिसोर्स प्लानिंग नेसेसरी। हमें रिसोर्सेज की प्लानिंग करना क्यों जरूरी है? तो इसके लिए कुछ रीजन है। जैसे पहला, रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी इज नॉट द सेम इन ऑल पार्ट ऑफ द कंट्री, कि कंट्री के अंदर हर जगह पे हर रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, कहीं पे कोई चीज ज्यादा है, कहीं पे किसी चीज की शॉर्टेज है। आगे है कि रिसोर्सेज स्पेशली नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज नीड एक्स्ट्रा केयर एज दे कैन नॉट बी रिन्यूड। आपको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज पता है, जैसे आपका कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, मतलब फॉसिल फ्यूल, ये जो है वो बहुत कम क्वांटिटी में बचे हैं और इनको बनने में भी हजारों साल लगते हैं। तो इनको हमें प्रॉपर अच्छी तरीके से यूज करना चाहिए, मतलब इसको प्लान तरीके से यूज करना चाहिए ताकि ये फ्यूचर जनरेशन को भी ये चीजें मिल पाए, हमारी जनरेशन इसको खत्म ना कर दे। ठीक है, आगे क्या है? देयर इज एक्यूट शॉर्टेज और डिफिशियंसी ऑफ सम रिसोर्सेज। किसी रीजन में या कहीं जगहों पे आपका कोई जो रिसोर्सेज है वो बहुत कम क्वांटिटी में है, तो उसके लिए भी हमें प्रॉपर प्लानिंग बनानी पड़ेगी। आगे क्या है? रिसोर्स प्लानिंग
help in proper utilization of resources by reducing wastage। मतलब कि अगर हम किसी रिसोर्स का प्रॉपर प्लान तरीके से अगर हम यूज करते हैं तो उससे क्या होगा, आपका एफिशिएंसी हम ज्यादा निकाल पाएंगे, उससे मतलब उससे प्रोडक्टिविटी ज्यादा निकाल पाएंगे, मतलब उतना ही रिसोर्स लेकिन प्रोडक्टिविटी ज्यादा है। इससे होगा क्या, पहला तो वो जो रिसोर्स है वो कम क्वांटिटी में ही खर्च होगा, मतलब बचा रहेगा। दूसरा कि उस रिसोर्स की वजह से, यूज करने की वजह से हमारे एनवायरमेंट को जो नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा था वो भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर आपको कि रिसोर्स की प्लानिंग करना क्यों जरूरी है। अगला क्वेश्चन है, प्लानिंग इज द वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटेजी फॉर जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज इन अ कंट्री लाइक इंडिया। कि अगर हम मतलब इंडिया चाहे बाकी की किसी भी कंट्री में अगर हम रिसोर्सेज की प्रॉपर प्लान तरीके से यूज करते हैं तो वो किसी भी कंट्री के लिए, खासकर इंडिया के लिए कैसे वो आपका यूजफुल होगा। ठीक है, कुछ चीजें हैं जैसे कि देयर आर रीजन विच आर रिच इन सर्टेन टाइप ऑफ रिसोर्सेज बट आर डिफिशिएंट इन सम अदर रिसोर्सेज। मतलब अब मैंने आपको एग्जांपल से बताता हूं कि जिसे नॉर्थ ईस्ट का रीजन हो गया, अरुणाचल प्रदेश, असम, यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कम है, रोड, ठीक है, सड़कें, ये सारी चीजें जो भी हैं वो बहुत कम है, मतलब डेवलपमेंट वहां पे बहुत कम है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कमजोर है वहां का, लेकिन वहां पर वाटर रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है। अब आप राजस्थान और गुजरात वाले इलाके में है, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सही है, लेकिन यहाँ पे पानी की स्कार्सिटी है। अब आप दूसरे एग्जाम्पल लीजिए कि झारखंड हो गया आपका, छत्तीसगढ़ का इलाका होगा, उड़ीसा हो गया, ये मिनरल रिच स्टेट है, मतलब ये जो मिनरल निकलते हैं उनमें ये सेल्फ सफिशिएंट है क्या, लेकिन इन 3-4 स्टेट के अलावा बाकी कहीं पर ये चीजें मिलती हैं तो ना के बराबर। तो वो चीज वहां पे बहुत ज्यादा है लेकिन दूसरी जगह पे बहुत कम है। तो इसी तरीके से कहीं पे कोई चीज बहुत ज्यादा हो जाती है, कहीं पे कोई रिसोर्सेज बहुत कम होता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस पूरे रिसोर्सेज का इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा ताकि हर पर्सन को जो है उस रिसोर्सेज का बेनिफिट मिल पाए। क्लियर, तो आप पढ़ लीजिएगा, वो सारी चीजें इसमें लिखी हुई है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ रिसोर्स कंजर्वेशन एज वॉइस्ड बाय द गांधी जी। जो महात्मा गांधी हैं वो भी बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल पर्सन थे और उनकी कुछ बातें हैं आपके इन्वायरमेंट से रिलेटेड। जैसे उन्होंने कहा था कि हमारे पास रिसोर्सेज इनफ है अगर किसी को अपनी नीड सेटिस्फाई करनी है, बट अगर ग्रीड सेटिस्फाई कर रही है तो उसके लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। मतलब ये कि हमारे पास इतना रिसोर्सेज है कि हम अपने नीड को सेटिस्फाई कर सकते हैं, बट अगर आप अपने ग्रीड को, लालच को चाहो सर्टिफाइड करना तो आप लालच होने का, ग्रीडी होने की कोई लिमिट है, आप चाहे कितनी भी ग्रीडी हो जाओ, तो उसके लिए हमारे पास कोई रिसोर्सेज नहीं है, उसके लिए हमारे पास हमेशा कमी ही रहेगी। दूसरा भी ये बोलते थे कि मास प्रोडक्शन, he was against the mass production and wanted to replace it with production by the mass। मतलब कोई एक पर्सन सारे रिसोर्सेज को होल्ड करके और मास प्रोडक्शन ना कर रहा, बहुत बड़ी मास जो है वो प्रोडक्शन कर रही हो, मतलब रिसोर्सेज सबके पास हो और सब अपना फायदा कर रहे हो, सब उससे अपनी प्रोडक्टिविटी निकाल रहे हो, ना कि एक पर्सन जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा वो सारे के सारे रिसोर्सेज को होल्ड करके अपना प्रॉफिट कमा रहे हो। ठीक है, अगला क्या है कि indiscriminate use of resources by human being has lead the depletion of resources for satisfying the greed। अपनी ग्रीड को सेटिस्फाई करने के लिए बहुत सारे ऐसे पर्सन हैं जो रिसोर्सेज को बहुत ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ठीक है, या इनडिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। ठीक है, आगे क्या है, इरेशनल कंजप्शन एंड ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज लीड्स टू सोशियो इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। अगर किसी पर्सन के पास बहुत ज्यादा पैसा है तो अगर हमने छूट दे दी उसे तो क्या करेगा, सारे रिसोर्सेज को वो खुद होल्ड कर लेगा और उस पैसे से जो जिसने अभी रिसोर्सेज खरीदा है वो उस रिसोर्सेज को यूज करके ओवर एक्सप्लॉइट करके वो और ज्यादा अमीर हो जाएगा और बाकी जो लोग थे वो जहां थे वो उससे भी ज्यादा गरीब हो जाएंगे।
तो अगर हम रिसोर्सेज का इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है वो भी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आता है आपका लास्ट क्वेश्चन है व्हाई इज लैंड और एज अ रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट फॉर अस। 4 पॉइंट आपको इसमें लिखने हैं। पहला है आपका 95% ऑफ आवर बेसिक नीड ऑफ फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर आर डेराइव्ड फ्रॉम लैंड। ठीक है, मतलब ऐसा है कि जमीन के बिना, लैंड के बिना हम तो कुछ एज्यूम भी नहीं कर सकते। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि खेती भी यहीं पर ही होती है, जो हम क्लॉथ पहनते हैं उसके लिए भी रॉ मटेरियल यहीं से आता है, शेल्टर हम रहते भी इसी पे हैं। आगे क्या है कि वी लिव ऑन लैंड एंड यूज इट इन डिफरेंट वेज। एग्जाम्पल के लिए एग्रीकल्चर के लिए यूज करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज करते हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए यूज करते हैं। तो ऑलमोस्ट हर चीज जो है वो जमीन है तभी पॉसिबल हो पा रही है। अगला, वी परफॉर्म आवर इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑन लैंड। जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, फैक्ट्री वगैरह होती है, लैंड पे ही होती है। आगे, इट सपोर्ट नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ एंड ह्यूमन लाइफ। जो हम इंसान के अलावा बाकी भी तो बहुत सारे जानवर हैं, वो भी कहाँ रहते हैं, आपके जमीन पे ही रहते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे जानवरों का यानी वाइल्ड लाइफ का आपका जो हैबिटेट है वो भी लैंड ही है। तो इस तरीके से ये जो जमीन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारी लाइफ में। ठीक है, तो ये थे आपके टोटल क्वेश्चन। बाकी जो क्वेश्चन है वो पीडीएफ की फॉर्म में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डाल दूंगा, आप वहां पे जाकर उसको अटेम्प्ट कीजिएगा। और पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।